राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास को, जो औपनिवेशिक खंडन था, उससे काफ़ी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनिष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया, बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन की राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे में इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र सन 1822 से 1891, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यंस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गौ-मांस खाते थे। औरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप और पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से कहीं से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सन 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े सन 1889 से 1925 दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के रचना की। आर डी भंडारकर ने दक्कन के साथ दक्कन के इतिहास, राजनीतिक इतिहास की रचना की। इस महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना की शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी के राजवाड़े के एक महफूज पढ़ाता हूँ इसको डाल एक मिनट। अब ठीक है। विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना की शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी के राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग वामन काने 1880 से 1972, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने
सामाजिक उद्धार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा से को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास शीर्षक उनकी उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए राजनीतिक और राजनीतिक इतिहास की गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और इसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। इसका उचित श्रेय प्रालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर सन 1875 से 1950 को जाना चाहिए, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थानों को पर किताबें लिखी। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र राय चौधरी सन 1892 से 1957 ने किया। इन्होंने महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। उनका प्राचीन भारत का इतिहास 6वीं शताब्दी को जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश विद्वान के कई दृष्टिकोणों की निंदा भी की। इनका इतिहास गंभीर विद्वता के घोतक तो है, लेकिन उसमें उग्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं। जब वे अशोक के शांति के नीतियों की भर्त्सना करते हैं। कई खंडों में प्रकाशित भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक R.C. मजूमदार 1888 से 1980 के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया, जहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार K.A. नीलकंठ शास्त्री सन 1892 से 1975 ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में यही दृष्टि अपनाया, किंतु दक्षिण भारत के इतिहास में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी यह शैली संक्षिप्त है, मगर इसका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की स्पष्टि में उनका निर्भरता राय चौधरी की तरह है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमा मंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा, वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस में के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्ता दी। K.P. जायसवाल सन 1881 से 1937 और A.C.A.S. अल्टेकर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने
विदेशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया और मध्य भूभाग के लोग भारतीय भोजन के अभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संस्थानों का शोषण और दोहन किया। हालांकि के.पी. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के स्मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 1912 तक उन्होंने अपने लेखन बताया कि प्राचीन भारत के गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अतः उन्हें एक शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों के प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए UN घोषाल सन 1886 से 1969 जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं। गणतंत्र प्रयोग से संबंधित उनके मूल शोध के बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद इसका 6वां संस्करण आ चुका है। इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामूहिक इतिहास के स्वभाव के बारे में उनके द्वारा बताए गए आकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास के कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमामंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत के इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। उन्होंने भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ इन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्ता दी। के.पी. जायसवाल सन 1881 से 1937 और S. अल्टमेटर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासक द्वारा भारत को शक और किसानों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह बिना भी मध्य एशिया एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि के.पी. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 1912 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अतः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों के प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए UN घोषाल सन 1886 से 1969 जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद इसका 8वां संस्करण आ चुका है। इस
अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक रूप में देखा जाता है। और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण है। बासम की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव डी कौशाम्बी सन 1907 से 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 से प्रसिद्ध हुआ। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचनाओं से मिला लिया गया, जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदि मानवों के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले सर्वेक्षण में खंड में था। बासम के साथ साथ कई विद्वानों ने उनकी मध्यस्थता की, लेकिन उनकी यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास में जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण करते हैं और उन्हें उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व, विज्ञान और मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्ज्वल भविष्य की ओर सूचित करना है। अब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत में बाहर से आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचार, संस्कार, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में है। वे विभिन्न अविभाजित करने वाली विशेषताओं, जिसके कारण ह्रास हुआ, इसको कम महत्व देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं, उन्हें हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से पहला तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज ना तो बदला है और ना ही बदल सकता है। यह ठहराव भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। अतः कुलीन और अभिजातीय औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास को बाधित करने में करते हैं। कुछ भारतीय लेखक धर्म की प्रमुख भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और मानते हैं कि कुछ भी अच्छा और महान है और उसकी शुरुआत भारत से हुई है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण सन 1880 से लेकर आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए आक्रामक और अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहास का जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का श्रेय बाहरी प्रभावों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया।
इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। अब स्थिति बदल चुकी है। अब यह संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता और अतार्किकता है, जो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्ठा। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्ठावान हैं, कुछ लोग सांप्रदायिकता और अतार्किक हो गए हैं। दूसरे पक्ष वाले लेखक मिथ और किंवदंती की बात करते हैं और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम के अयोध्या के अस्तित्व में होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु के सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे लोग जो कभी ब्रेटन ग्रे वेयर को वैदिक लोगों की भारत से बाहर का होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, और वे इंडो आर्यन और भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि भारत से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में विदेशी हैं। ऐसा सरलीकृत मान्यताओं और शर्तों में के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की ज़रूरत है। संप्रदाय के तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या से अन्य स्रोत से न तो हिंदू की पुष्टि होती है न हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापाते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानक के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाना होगा। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड कर दिया। पहला पार्ट 1 जो दूसरा अध्याय है, जो पार्ट 1 है, वो दूसरा वीडियो मिलेगा। ये तो पार्ट 2 है दूसरा चैप्टर का, ठीक है। इस लेसन का नाम है भारत का प्राचीन इतिहास है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का दूसरा अध्याय यह है। अध्याय का चैप्टर अब भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।